हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे क्लास 11th की इंग्लिश बुक स्नैपशॉट्स का लेसन नंबर 4। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे नाम दिया हुआ है। हमारे लेसन नंबर 4 का नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। जो टाइटल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इससे ही आपको पता चल गया होगा बच्चों कि ये स्टोरी जो है, जब एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे स्कूल पर थे, तो उसी के बारे पर ये स्टोरी आपको कुछ बताएगी। और द ओवरऑल स्टोरी इज ऑल अबाउट एल्बर्ट आइंस्टीन, और जिसे तैयार किया है बच्चों पैट्रिक प्रिंगल ने। तो ये स्टोरी आज हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो की। बच्चों, कहानी को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इस कहानी का इंट्रो बॉक्स पढ़ेंगे। जैसे कि टाइटल आपने पढ़ लिया है एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, यानी कि एल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल में। और इस स्टोरी को पैट्रिक प्रिंगल जी ने तैयार किया है और उसमें एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में क्या बताया है, तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन 1879 टू 1955 इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट, यानी कि वह एक जो थे एल्बर्ट आइंस्टीन, जिनका लाइफ पीरियड यानी कि जिनका जन्म 1879 में हुआ था और उनकी डेथ जो है 1955 में हुई थी, वह जो है बहुत ही महान एक फिजिसिस्ट यानी कि भौतिकी विज्ञानी माने जाते हैं। और किसके बाद, यानी कि न्यूटन के बाद। सबसे पहले न्यूटन, और न्यूटन के बाद यदि भौतिकी विज्ञानी में किसी का नाम लिया जाता है तो वो है एल्बर्ट आइंस्टीन। तो एल्बर्ट आइंस्टीन, इनका लाइफ पीरियड ये है, जो एक ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट है न्यूटन के बाद। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टीन, यानी कि बच्चों ये जो स्टोरी है, ये एक बुक का नाम है द यंग आइंस्टीन द वेल नोन बायोग्राफर, जिसे जो एक जीवनी लेखक होते हैं, जीवनी लेखक बायोग्राफर, और जिनका नाम है पैट्रिक प्रिंगल। ये पैट्रिक प्रिंगल आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो पैट्रिक प्रिंगल ने इस बुक से, जिसका नाम था द यंग आइंस्टीन, इस यंग आइंस्टीन बुक का एक एक्सट्रैक्ट निकाला है। ये एक्सट्रैक्ट ही आप जो है इस कहानी के अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, तो ये पैट्रिक प्रिंगल जी ने बहुत ही अच्छे से इसको समझाया है। Patrick Pringle describes the circumstances which led to Albert Einstein's expulsions from a German school, यानी कि जो पैट्रिक प्रिंगल है, उन्होंने ये वर्णन किया है इस स्टोरी के अंतर्गत कि ऐसे कौन से जो है सर्कमस्टेंसेस बने थे, ऐसी कौन सी कंडीशन बनी थी, ऐसी कौन सी कंडीशन बनी जिसमें एल्बर्ट आइंस्टीन को जो है एक्सपल्शन यानी कि निकाला गया था जर्मन स्कूल से। यानी कि जब वे पढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें एक जर्मन स्कूल से, जहाँ पर वो स्टडी करते थे, वो कौन सी ऐसी परिस्थिति थी, उस परिस्थिति का वर्णन इस स्टोरी में हम अध्ययन करेंगे बच्चों, जिस कारण से उन्हें जो है स्कूल से निकाला गया था। तो ये पूरी स्टोरी आपको तब पता चलेगी बच्चों जब हम स्टोरी को पूरा कवर करेंगे। तो बच्चों चलो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस थे, हम भी जानना चाहेंगे, जिस वजह से उन्हें उनके स्कूल से निकाल दिया गया था। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। In what year, Einstein asked the history teacher, did the Prussians defeat the French at Waterloo? यानी कि बच्चों यहाँ पे शुरुआत ही एक क्वेश्चन से हुई है, और क्वेश्चन यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री टीचर, इतिहास के शिक्षक ने आइंस्टीन से किया। यानी कि कौन सी स्थिति चल रही है, ऐसी स्थिति चल रही है जब एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो पढ़ाई करते थे, वह अपने स्कूल पर बैठे हुए थे और स्कूल में अपनी क्लास पर बैठे हुए थे। पढ़ाई का टाइम चल रहा था, इतिहास के जो शिक्षक थे वो लेक्चर दे रहे थे, और लेक्चर देते देते उन्होंने एकदम से पूछा कि आइंस्टीन, इन व्हाट ईयर, किस साल में, डिड द प्रूशियंस डिफीट द फ्रेंच, यानी कि प्रूशियंस यानी कि जो प्रूशिया कंट्री में रहने वाले, प्रूशिया कंट्री यानी कि आज की डेट में जैसे हम जर्मनी नाम से जानते हैं, जर्मनी में जैसे जर्मन्स रहते हैं, इसी प्रकार से जो प्रूशिया में रहने वाले जो प्रूशियंस थे। तो इन व्हाट ईयर, क्वेश्चन क्या था टीचर का आइंस्टीन से कि कौन से वर्ष में डिड द प्रूशियंस डिफीट द फ्रेंच, यानी कि जो फ्रांसीसी लोग रहते हैं, तो किस साल में प्रूशियंस ने हराया था फ्रांसीसी को वाटरलू पर। इस तरह से प्रश्न किया गया एक इतिहास शिक्षक के द्वारा क्लास के अंतर्गत एल्बर्ट आइंस्टीन से। जब उनसे ये प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, डिड द प्रूशियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू, इन व्हाट ईयर डिड द प्रूशियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। तो बच्चों देखो एल्बर्ट आइंस्टीन जी का क्या आंसर था। वो कहते हैं आई डोंट नो सर, यानी कि मुझे नहीं पता। व्हाई डोंट यू डोंट नो,
अब जब टीचर के सामने एक स्टूडेंट कहते हैं कि मुझे नहीं पता, तो टीचर या तो उससे प्रश्न करते हैं, तो बच्चों देखो टीचर की क्या प्रतिक्रिया रहती है, उनके टीचर की, जो एल्बर्ट आइंस्टीन के कौन से टीचर थे, हिस्ट्री सब्जेक्ट टीचर थे। तो जब उन्होंने कहा कि आई डोंट नो सर, सर मुझे नहीं पता, बिल्कुल वेरी सिंपल, उन्होंने ये भी नहीं बोला, ना सोचा ना प्रयास किया, सिंपली ये बोल दिया कि मुझे नहीं पता। वाई डोंट यू नो यानी कि तुम्हें क्यों नहीं पता। यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, यानी कि तुम्हें कितनी बार इस चीज को समझाया गया है, बताया गया है। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, तो उनका आंसर, जब उन टीचर ने कहा कि तुम्हें कितनी बार समझाया गया है, बताया गया है, काफी बार बता दिया गया है, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, आई मस्ट हैव फॉरगॉटन। जब टीचर ने बोला कि काफी बार बताया गया है, उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि मुझे नहीं पता, तब उसने कहा कि मैं भूल गया होऊंगा। इस प्रकार से एल्बर्ट आइंस्टीन ने रिप्लाई दिया। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर ब्राउन। बच्चों ये न्यू नाम आया है, मिस्टर ब्राउन यहाँ पर कौन है, मिस्टर ब्राउन हिस्ट्री टीचर हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि एल्बर्ट आइंस्टीन के उस वक्त टीचर कौन थे, मिस्टर ब्राउन उनका नाम था। तो मिस्टर ब्राउन ने पूछा, उनसे कहा, डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, क्या तुमने कभी कोशिश भी करी, क्या तुमने कभी प्रयास भी किया सीखने का। तो एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं नो सर, यानी कि नहीं किया। एल्बर्ट रिप्लाइड विथ हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी, यानी कि जिस प्रकार से बड़ी ही ईमानदारी से, बिना किसी चीज को डरे, बिना किसी चीज को छुपाए, उन्होंने बिल्कुल सहज तरीके से ईमानदारी से बोल दिया कि नहीं सर। जब उनसे क्या पूछा गया कि क्या तुमने कभी प्रयास भी किया सीखने का, और किसने पूछा, मिस्टर ब्राउन ने, तो उन्होंने वेरी सिंपल बोला कि नहीं सर, मैंने तो कभी नहीं किया, और बड़ी ईमानदारी से इस बात को जो सच था वही बताया, कोई उसमें घुमाया फिराया नहीं। मिस्टर ब्राउन ने पूछा व्हाई नॉट, क्यों नहीं किया, यानी कि क्यों नहीं। तो आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, तो उन्होंने वेरी सिंपल कहा कि मुझे कोई इस बात में कोई तत्व, कोई जो है तर्क नहीं समझ में आता, कोई ऐसा पॉइंट नहीं समझ में आता कि डेट्स को जो है लर्न किया जाए, उसे याद रखा जाए। आई कांट सी एनी पॉइंट, मुझे कोई भी ऐसा पॉइंट ही नहीं, बिंदु ही नहीं दिखता इसमें कि भाई डेट्स को याद किया जाए। वन कैन ऑलवेज लुक दैम अप इन अ बुक, कोई इसे हमेशा जब भी चाहे, वन कैन ऑलवेज लुक दैम, इसे जो है देख सकता है बुक को खोलकर, यानी कि जब भी हमें किसी युद्ध के बारे में पता करना है कि कौन सा युद्ध कौन से सन में हुआ, तो बहुत सारी बुकों में वो मेंशन है। जब हमें आवश्यकता हो, हम खोलकर उसके सन को जो है, मतलब सन कहने का मतलब किस वर्ष वो युद्ध हुआ था, हम ये जानकारी निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या, इसमें बात में कोई पॉइंट ही नहीं है कि हमें इसको याद करना चाहिए। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। अब जब एक टीचर को एल्बर्ट आइंस्टीन ने इस प्रकार से तपाक जवाब दिया, तो जो मिस्टर ब्राउन थे यानी कि हिस्ट्री टीचर, वो बिल्कुल अवाक रह गए, उनकी मुंह से एक शब्द नहीं निकला कुछ क्षण के लिए। यू अमेज मी आइंस्टीन, और उन्होंने सिर्फ यही कहा कि तुमने मुझे बहुत विस्मित किया है आइंस्टीन। ही सेड एट लास्ट, यानी अंततः लास्ट में उन्होंने यही कहा, डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स, क्या तुम्हें ऐसा रियलाइज नहीं होता, ऐसा एहसास नहीं होता, दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है बहुत सी चीजों को बुक पे देख सकता है, बुक में ढूंढ सकता है, प्राप्त कर सकता है, ऐसा तुम्हें कोई एहसास नहीं होता। That applies to all the facts you learn at school, और ये तथ्य तो सारे स्कूलों पर लागू होते हैं। सारे स्कूलों में जो बुक्स होती हैं उसमें बहुत सी चीजें मेंशन होती हैं, बच्चे उसे पढ़ते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं, ऐसा करके मिस्टर ब्राउन ने उसे समझाया। तो जब ऐसा प्रतिक्रिया करी मिस्टर ब्राउन ने, तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा, यस सर, यानी कि हाँ सर। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, यानी कि जब वो ऐसे बात करने लगा एल्बर्ट आइंस्टीन, तो टीचर ने कहा कि भाई मुझे तो ये लगता है कि तुम्हें तो लर्निंग, किसी भी तत्व को याद करने, किसी भी तथ्य को, किसी भी फैक्ट को याद करने में तुम्हें कोई पॉइंट यानी कोई बिंदु ही नहीं नजर आता, ऐसा मुझे लग रहा है। टीचर ने साफ कहा कि मुझे तो कोई पॉइंट ऐसा समझ में नहीं आ रहा। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट, तुम्हें कुछ ऐसा पॉइंट समझ में नहीं आता है लर्निंग फैक्ट्स, यानी कि किसी भी तथ्य को याद करने में। तो वो बोलते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं, फ्रैंकली सर, यदि कि फ्रैंकली यानी कि यदि मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूँ सर, आई डोंट, यानी कि बिल्कुल सही, मुझे कोई इसमें लर्निंग फैक्ट्स में कोई भी तथ्य नजर नहीं आता। सैड एल्बर्ट, उन्होंने वेरी सिंपल कह दिया। जब टीचर ने बोला कि मुझे लगता है तुम्हें इसमें कोई पॉइंट नहीं नजर आता कि डेट्स वगैरह याद करनी चाहिए, तो उन्होंने बोला बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि हाँ मेरे को नहीं आता।
देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। तब टीचर ने भी गुस्से से कहा, तो मुझे तो लगता है कि तुम्हें एजुकेशन पर भी बिल्कुल विश्वास ही नहीं है। ओह यस सर, आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन। बच्चों, जब टीचर ने यानी कि मिस्टर ब्राउन ने बोला कि भाई तुम्हें तो लगता है शिक्षा में विश्वास ही नहीं है आइंस्टीन, इस प्रकार से जब एक हिस्ट्री टीचर ने एल्बर्ट आइंस्टीन से कहा, तो एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि ओ यस, जी हाँ, यानी उन्होंने कहा अरे हाँ सर, आई डू, यानी कि मैं विश्वास तो करता हूँ। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता कि किसी को लर्निंग फैक्ट्स यानी कि तथ्यों को याद करना ही शिक्षा है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने साफ कहा कि मैं विश्वास तो करता हूँ, परंतु तथ्यों को याद करना ही शिक्षा है, मैं ये नहीं मानता, ये नहीं मैं विचार यानी कि ये मैं नहीं सोचता, ऐसा एल्बर्ट आइंस्टीन ने जवाब दिया। आगे देखते हैं बच्चों। इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विथ हैवी सरकज्म, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, यानी कि बड़े ही कटाक्ष के साथ हिस्ट्री टीचर अब कहते हैं इस मामले में, इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर, वह कहते हैं, कौन कहते हैं, हिस्ट्री टीचर यानी कि मिस्टर ब्राउन कहते हैं बड़े ही कटाक्ष के साथ कि तुम तो बड़े ही दयालु होगे, शायद तुम बड़े ही दयालु होगे, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास, कि क्लास को जो है तुम आइंस्टीन की थ्योरी बताओगे, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा की आइंस्टीन वाली थ्योरी अब तुम क्लास को बताओगे, तुम बड़े दयालु होगे जो तुम क्लास को आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन बताओगे। इस तरह से बड़े ही हैवी सरकज्म के साथ हिस्ट्री टीचर ने जवाब दिया। एल्बर्ट फ्लस्ड, यानी कि जब ऐसा बोला गया हिस्ट्री टीचर के द्वारा तो वह क्रोधित हो गया। एल्बर्ट जो थे वो थोड़े से फ्लस्ड यानी कि क्रोध में आ गए। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स, यानी कि उन्होंने कहा कि नहीं, जो इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर, यानी कि मामला जो है फैक्ट्स को लर्न करने का नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोचता। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज, परंतु आइडियाज पर मैटर करता है। फैक्ट्स तो कुछ मैटर नहीं करता, परंतु आइडियाज यानी कि विचार करता है। ही सेड, ऐसा एल्बर्ट ने कहा। आई डोंट सी द पॉइंट्स इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स, और ये भी कहा कि मैं इस बात में कोई अर्थ नहीं समझता, कोई पॉइंट नहीं समझता कि किसी भी बैटल्स यानी कि जो युद्ध होते हैं उनकी तारीखों को, उनकी डेट्स को जो है याद किया जाए, इस बात में कोई अर्थ मैं नहीं समझता। और इवन विच ऑफ द आर्मी स्किल्ड मोर मैन, मैं इस बात में भी कोई अर्थ नहीं समझता कि किस सेना ने कितनी सेना के कितने लोगों को मारा। और इवन विच ऑफ द आर्मी स्किल्ड मोर मैन, यानी कि किस सेना ने ज्यादा व्यक्तियों को मारा, मैं इस बात को भी याद करने में कोई भी अर्थ नहीं समझता। एंड आई वुड be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other, मैं सबसे ज्यादा इस बात में रोचक यानी कि विश्वास करता हूँ, I more interested यानी कि किस बात में मैं रुचि लेता हूँ, interested in learning why those soldiers यानी कि क्यों उन सैनिकों ने प्रयास किया, were trying to kill each other, एक दूसरे को मारने का क्या कारण था, उस कारण को जानने पर मेरी रुचि रहेगी, ना कि उनकी डेट्स की किस डेट्स पर, किस सन पर कितने लोगों को मारा, कब मारा, इस पर मैं इस बात पे कोई अर्थ नहीं समझता। मेरा जो रुचि है, आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड किस चीज में रहूंगा, लर्निंग, किस चीज को लर्न करने में, वाई दो सोल्जर्स, की क्यों उन सैनिकों ने एक दूसरे को मारा, उसके पीछे क्या कारण रहा, उसके कारण को जानने पर मैं ज्यादा रुचि लूंगा, ऐसा एल्बर्ट आइंस्टीन ने बड़े तपाक होकर आंसर दिया। Enough, Mr. Brown's eyes were cold and cruel, यानी कि बहुत हुआ, ऐसे मिस्टर ब्राउन ने कहा कि अब काफी हुआ। मिस्टर ब्राउन्स आइज, और जो उनकी हिस्ट्री टीचर थे उनकी आंखें बड़ी ही क्रूअल यानी कि क्रूर थी, और आंखें बड़ी उदासीन थी, उदासीन और क्रूर आंखों के साथ उन्होंने जो है कहा कि बहुत हुआ। वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू, हम तुमसे कोई लेक्चर यहाँ नहीं सुनने चाहते आइंस्टीन, इस तरह से मिस्टर ब्राउन ने कहा। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, तुम्हें जो है आज जो है अतिरिक्त समय के लिए तुम्हें जो है रुकना पड़ेगा आज। Although I don't imagine it will do you much good, और मैं ये ऐसा नहीं सोचता कि इसमें जो है कुछ भी अच्छा होगा। It won't do the school any good, और ये स्कूल के लिए इसमें कोई भी भला नहीं होगा। Either you are a disgrace, और तुम जो है एक प्रकार का एक कलंक हो, तुम बहुत ही एक मूर्ख हो, you are a disgrace। It don't know why you continue to
to come. I don't know why you continue to come. कहने का मतलब है कि I don't know, मैं नहीं जानता. Why you continue to come, यानी कि तुम क्यों स्कूल आते हो, मैं नहीं जानता. तुम तो एक प्रकार के कलंक हो इस स्कूल के लिए. और इस प्रकार से जो हिस्ट्री टीचर है वो भी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और ऐसा बोल दिया कि अब तुम्हें रुकना पड़ेगा. तुमने जो गतिविधि आज करी है और इसमें तुम्हारा कोई जो है भला नहीं होगा, ये तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, इसमें स्कूल का तो कोई भला होना नहीं है. और तुम जैसे लोग जो स्कूल के लिए कलंक होते हो, मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि तुम स्कूल ही क्यों आते हो. अब जब आइंस्टीन को बहुत ही गुस्से से मिस्टर ब्राउन ने डांटा और इस तरीके से कहा कि तुम एक प्रकार के कलंक हो, तुम स्कूल आते ही क्यों हो जब तुम्हें स्कूल पर, एजुकेशन पर कोई विश्वास नहीं है, और जब बोला कि तुम्हें रुकना पड़ेगा अब एक्स्ट्रा टाइम के लिए आज स्कूल क्योंकि तुमने ऐसी गतिविधि करी है, तो आइंस्टीन की क्या प्रतिक्रिया थी. आइंस्टीन ने कहा इट्स नॉट माई विश, यानी कि मेरी इच्छा नहीं है रुकने की. उन्होंने साफ ऐसा बोला. एल्बर्ट पॉइंटेड आउट, एल्बर्ट ने यही कहा कि मेरी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है. देन यू आर अनग्रेटफुल, यानी कि तुम जो हो बड़े ही कृतज्ञ टाइप के लड़के हो. इस प्रकार का हिस्ट्री टीचर ने कहा कि तुम जो हो बड़े ही अनग्रेटफुल बॉय हो. एंड ऑट टू बी असेम, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए. योरसेल्फ, यानी कि अपने ऊपर तुम्हें शर्म आनी चाहिए. आई सजेस्टेड यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे, मैं ये सुझाव देता हूँ. आई सजेस्टेड यू, तुम्हें ये सुझाव देता हूँ कि तुम अपने पिता से बोलो कि तुम्हें यहाँ से ले जाए, क्योंकि तुम्हारे जैसे बच्चे की यहाँ कोई जगह नहीं है और तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर. तुम जो हो बहुत ही कृतज्ञ, यानी कि गलत धूर्त टाइप के जो हो बच्चे हो, और तुम इस प्रकार से तुमने बहस भी करी और हर चीज़ के लिए तुमने ना बोला. तुम्हें एजुकेशन पर विश्वास नहीं है तो तुम्हें स्कूल कंटिन्यू भी नहीं करना चाहिए, ऐसा भी कहा. और ये भी कहा कि मैं ये सुझाव देता हूँ कि तुम्हारे पिता को यहाँ से तुम्हें ले जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी ऐसी हरकतों पर. एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, यानी कि उस दोपहर को जब एल्बर्ट आइंस्टीन वेस्ट स्कूल से निकला, यानी कि उसे जब निकाला गया तो उसे बड़ा ही दुख हुआ. ही फेल्ट वेरी मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये एक बुरा दिन था. मोस्ट डेज वर बैड नाउ, यानी कि अब सारे ही दिन बुरे थे. एनीवे, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसने बोला क्योंकि बट बिकॉज ही हैड टू गो, यानी कि उसे जाना था, पुनः वापस जाना था उस घृणा वाले स्थान पर जिसे वो नफरत करता था, हेटफुल प्लेस पर. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जो है उस हेटफुल प्लेस पर आइंस्टीन को जाना था. उसके लिए अब सारे दिन बुरे थे. ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे, वह चाहता था कि उसके पिताजी आए और उसे वहां से ले जाएं. बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, लेकिन वह ये भी जानता था कि पिताजी से इस बात पर पूछने का कोई अर्थ नहीं निकलता है. ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी, क्योंकि वह जानता था कि उनके पिताजी का क्या आंसर होगा. ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, क्योंकि उसे उस स्थान पर रुकना ही है जब तक उसकी जो है डिप्लोमा उसे नहीं मिल जाएगा, तब तक जो है उसके पिताजी उसे वहां से नहीं लेके जाएंगे. तो ये भी एक उसके लिए बहुत बड़ी समस्या थी. उसे बहुत दुख हुआ कि अब जहाँ पे वो रह रहा है अब सारे दिन उसके लिए बुरे होंगे, और उसे इस बात का दुख था कि अब उसे उस हेटफुल प्लेस पर दोबारा जो है अगली सुबह जाना पड़ेगा. और वह पिताजी से भी नहीं पूछ सकता, क्योंकि उसे मालूम था पिताजी साफ मना कर देंगे. वो साफ यही कहेंगे कि जब तक तुम्हारा डिप्लोमा पूरा नहीं हो जाता तुम्हें यहाँ से इस जगह को नहीं छोड़ना है. Going back to his lodgings did not cheer him up, यानी कि जब वह अपने उस जगह पर जहाँ वह रहता था, लॉजिंग्स पर वह पहुँचता है, तो वहाँ पर भी जो है वह खुश नहीं हो पाता. He did not cheer him up, यानी कि वहाँ भी उसे जो है चैन नहीं मिलता. Going back to his lodgings did not cheer him up. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich, यानी कि उसके पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे. उसके पिताजी ने बहुत ही कम राशि उसके लिए जो है खर्च करी, और जैसे तैसे जो है उसी कम राशि में एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक जो है किराए का कमरा, एक रूम जो है उसने ढूंढा. और उसे कहाँ पे मिला? बहुत ही गरीब एक मोहल्ला जो म्यूनिख में था, उसके बहुत ही गरीब मोहल्ले में उसे एक पुराना सा मतलब एक रूम जो है किराए के रूप में मिला. और वहाँ पर भी उसे चैन तो नहीं मिला, क्योंकि उसे ऐसी स्थिति में एक रूम तो जैसे तैसे म्यूनिख में मिल गया. ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड, उसे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वहाँ उसे जो है बेकार भोजन मिलता था. आराम की वहाँ पे लैक ऑफ कंफर्ट, यानी कि आराम की कमी थी. और इवन द डर्ट एंड द स्क्वेलर,
और वहाँ पर धूल और गंदगी, डर्ट एंड स्क्वेलर, यानी कि पूरी वहाँ पे धूल और गंदगी थी। बट ही हेटेड द एटमोसफेयर ऑफ स्लम वायलेंस, यानी कि इतनी चीज़ों की जो है बहुत ही उसको कमी थी। अच्छा भोजन नहीं था, कोई आराम नहीं था, पूरे समय धूल और गंदगी वाला। वे गरीब मोहल्ले में जो उसको एक कमरा मिला था किराए पे, वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं था। इस बात पर उसको कोई भी कष्ट नहीं था, वो उन सब चीज़ों में राजी था। परंतु जो चीज़ उसे बिल्कुल भी वहाँ पसंद नहीं थी उस जगह पे, बट ही हेटेड द एटमोसफेयर, वो था वहाँ का वातावरण। उस झुग्गी झोपड़ी वाले जगह पर जहाँ पे पूरे समय हिंसात्मक लोग, यानी कि हिंसा होती रहती थी, वायलेंस यानी कि शोरगुल, लड़ाई झगड़ा मचा रहता था, उस झुग्गी झोपड़ी के वातावरण से उसे जो है सख्त नफरत थी। वो हर चीज़ में एडजस्ट कर सकता था, लेकिन जो वातावरण वहाँ का था, स्लम वायलेंस जो था उस एटमोसफेयर में, उससे उसे सख्त नफरत थी। हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, जो उसकी किराए मालकिन थी, जिसके किराए पर एल्बर्ट आइंस्टीन रह रहा था, तो जो किराए मालकिन थी वो बच्चों को निरंतर पीटती थी। अपने बच्चों को पीटने से बच्चे चिल्लाते थे, तो उनके यहाँ वायलेंस होता था। एंड एवरी सैटरडे, हर शनिवार को, हर हस्बैंड केम ड्रंक, यानी कि उसका जो हस्बैंड था वो ड्रंक करके, यानी कि शराब पीकर आता था, एंड बीट हर, और वह अपनी वाइफ को, उस लैंड लेडी को पीटता था। और वह भी जो है रेगुलर अपने बच्चों को पीटती थी। इस वजह से पूरे जो वातावरण था, जिस माहौल पर एल्बर्ट आइंस्टीन रह रहा था, वो पूरा वायलेंस वाला था और पूरी कलह से भरा हुआ था। तो ये वातावरण उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हर चीज़ में एडजस्ट कर पा रहा था, परंतु इस वातावरण में उसको रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और इस माहौल में वो जो है बहुत ज़्यादा इससे क्या करता था, उसे पसंद नहीं था, उससे वो नफरत करता था। बच्चों, अब तक की कहानी में जितने भी कठिन शब्दों को हमने पाया, चलिए एक नज़र हम उनका भी अध्ययन कर लेते हैं। तो बच्चों, पहला शब्द है यहाँ पे फिजिस्ट। ये इसका अर्थ होता है भौतिक विज्ञानी, बायोग्राफर, जीवनी लेखक। उसके बाद है बच्चों यहाँ पर एक्सपल्शन। एक्सपल्शन का मतलब होता है निष्कासन कर देना, निलंबित कर देना या निकाल देना। स्पीचलेस का मतलब अवाक। सरकज्म यानी व्यंग। परहैप्स का अर्थ होता है बच्चों शायद। उसके बाद है बच्चों डिसग्रेसफुल, जिसका अर्थ होता है अपमान। लॉजिंग्स यानी किराए का मकान। पॉइंटेड यानी संकेत करना किसी चीज़ के लिए। मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय। अनग्रेटफुल का अर्थ होता है अप्रिय। अशेम्ड का अर्थ होता है शर्मिंदा। डर्ट मतलब धूल। स्क्वेलर यानी गंदगी। स्पेयर का अर्थ होता है बचाना या फिर देना। कंफर्ट का मतलब होता है बच्चों आराम। और आगे देखते हैं, लैंड लेडी का अर्थ होता है मकान मालकिन। बीट यानी होता है पीटना या प्रहार करना। फ्रैंकली, ये KLY है बच्चों, FRANKLY। इसका अर्थ होता है स्पष्ट रूप से या बिल्कुल क्लियर। फैक्ट का मतलब होता है बच्चों तथ्य। तो बच्चों, ये सारे इसके अभी तक की स्टोरी के डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, आप इनका अध्ययन करिए। बच्चों, इस पार्ट में इस स्टोरी को इतना ही समझाया गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की स्टोरी का फिर से अध्ययन करेंगे बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू।